देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए ये ना केवल इजीएस्ट टॉपिक है बल्कि सबसे स्मॉलेस्ट टॉपिक भी है, इजीएस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट। ठीक, एडवांस के लिए स्मॉलेस्ट तो है, इजी में कह नहीं सकते। इजी क्यों नहीं कह सकते सर आप? क्योंकि आज तक एडवांस में एक ही दो सवाल आए, तो प्रैक्टिकली इससे सवाल आने के एडवांस में चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। जैसे 5 साल में एक बार हो सकता है इस चैप्टर से सवाल आए, लेकिन वो सवाल अगर एडवांस में आया तो टफ होगा। ठीक, और नॉर्मली जैसे मैं बोलता हूँ कि सारे कंसेप्ट करा ही देता हूँ आपको, तो इसमें भी सारा कुछ हो ही जाएगा। फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर इससे एडवांस में सवाल आया तो इट विल बी टफ। जेई मेंस और नीट में नॉर्मली मेंस में भी 5 साल में एक बार हो सकता है इससे सवाल आए, नीट में एक सवाल जरूर आएगा। दूसरा, बोर्ड में ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। पूरे चैप्टर में शायद ही मैं आपको 10 से 12 सवाल करा पाऊँ। बाकी असाइनमेंट में भी जो आपको असाइनमेंट मिलेगी वो सारी की सारी थ्योरी की असाइनमेंट होगी, उसमें सवाल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें 3 टॉपिक करने हैं। एक हमें करना है एड्सॉर्प्शन, दूसरा टॉपिक है हमारा कैटालिसिस, और तीसरा टॉपिक है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें एक लेक्चर, इसमें एक लेक्चर और इसमें 2 लेक्चर, तो लगभग 4 लेक्चर में ये आपका सरफेस केमिस्ट्री जो है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एड्सॉर्प्शन। ऑब्वियसली ये चैप्टर जो है बोर्ड में है, तो हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन। जितना भी पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन करेंगे। ठीक, अब लिखो सरफेस केमिस्ट्री पहले तो होती क्या? एड्सॉर्प्शन हेडिंग के पहले लिखो, पहले तो एड्सॉर्प्शन के पहले हेडिंग लिखो कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद, लिखो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर ऑन द सरफेस और इंटरफेस, दैट अकर ऑन द सरफेस और इंटरफेस। जैसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो सोच के देखो मैं इसके सरफेस पर ही तो लिख रहा हूँ भाई। ये जो मैं लिख रहा हूँ इंक क्या बोर्ड के अंदर पेनिट्रेट थोड़ी ना कर जाती है? ये इंक कहाँ पर आ रही है? सरफेस पे आ रही है। तो ये सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि पानी के ऊपर अगर आप एक नीडल हल्के से ड्रॉप कर दो, तो जैसे ये पानी है, इसको अगर आप नीडल एक धीरे से रखो तो वो नीडल क्या होती है? तैरती रहती है। तो वो भी क्या है? सरफेस फिनोमेना है। बस ये है कि वो फिजिकल है, उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे पानी के ऊपर कई बार क्या होता है, मच्छर बैठ जाता है, मच्छर बैठे रहते हैं। तो मच्छर बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं? वो भी मच्छर का पानी के ऊपर बैठना भी क्या है? सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, तो लिखो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स एट सरफेस और इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? अब भाई देखा जाए तो ये यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर क्या है? एयर है। तो बेसिकली ये क्या है? इंटरफेस है किसका? एयर और वाटर का। इंटरफेस मतलब जहां पे 2 सरफेसेस मिलते हो। ठीक, लाइन चेंज करके लिखो। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक, but its area depends upon the size of the particles. Its area depends upon the size of the particle of both phases. Of both phases. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। Many important phenomena such as
सच एज एबीसी करके लिखते चलना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब क्या है आगे सब आएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस यानी जो भी बैटरी होती है या जो भी सेल होता है उन सब में भी क्या होता है, सरफेस फिनोमेना। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तीसरा देखो कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन आपको पता है कि भाई आयरन की, आपने लोहे के ऊपर देखा होगा जंग लग जाती है, तो जंग सरफेस पे ही लगती है, ऐसा तो नहीं कि आयरन के अंदर घुस जाती है वो जंग। तो कोरोजन, सी हो गया कोरोजन। डी हो गया जैसे अब बताया आपको एड्सॉर्प्शन, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है। और ई लिख लो कोलाइडल सॉल्यूशंस, ई लिख लो कोलाइडल सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अब पहली रिंग डालो, पहला टॉपिक है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। देखो ये सपोज है बल्क फेज, इसको बोलेंगे बल्क फेज मतलब अंदर, और ये हो गया सरफेस। बल्क फेज मतलब मेन। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसको, इसके इधर भी एक मॉलिक्यूल होगा, एक इधर भी 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 होगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी। इसको चारों तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, 0। लेकिन ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसको सोचो इधर खींचेंगे, सपोज ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर, लेकिन इधर नहीं खींच रहा है, इधर रह गई, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या रह गया, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें यहां पर इसको क्या लग रहा है, एक नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, दिस सरफेस मॉलिक्यूल has a tendency to attract other molecules. This surface molecule has a tendency to attract other molecules. ये surface molecule की tendency क्या होती है, attract करने की होती है दूसरे molecules की, ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई मान लो ये जो एटम है, मान लो कोई एटम है, उसकी 4 वैलेंसी है, तो यहाँ, चलो ये भी आगे पढ़ूंगा। याद करिए जो बच्चे न्यूक्लियस और एरो में हैं उनको पढ़ाया था मैंने डैंगलिंग बॉन्ड्स। डैंगलिंग बॉन्ड्स अभी फ्लैश में नहीं हुआ है, डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो ये एक टाइप का क्या होगा, ये डैंगलिंग बॉन्ड होगा, लिखो, ठीक है। तो लिखो इसके बाद, the surface of a solid has a tendency to attract, surface of a solid has a tendency to attract and retain the molecules of the phase, molecules of the phase। phase क्या होता है, जिसको हम बचपन में स्टेट नहीं बोलते थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तो उसको फेज बोलते हैं बड़े होके, ऐसा समझ लो। of the phase with which it comes into contact, with which it comes into contact, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये सपोज कोई सॉलिड है, ठीक है, और यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स हो, ठीक। सॉलिड को क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। और मान लो कुछ गैस मॉलिक्यूल यहां पर आकर सरफेस पे आकर इसे चिपक गए, ठीक है। तो ये सपोज गैस मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट। अब क्या होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये याद रखें। एडसॉर्बेंट किसको बोलते हैं, एडसॉर्बेट किसको बोलते हैं।
एक सिंपल सा तरीका है, इसको सॉल्वेंट की तरह याद कर लो, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता था, जो ज्यादा होता था और उसके अंदर सॉल्यूट डालते थे। तो इसी तरह जो सॉलिड है, ये डैश डैश करके मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कौन सी फेज है, सरफेस फेज। ये सरफेस है, इंटरफेस है, और ये क्या है, बल्क, और ये क्या है, इंटरफेस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस। तो ये देखो, ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर आए और एड्सॉर्बेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। याद कैसे रखोगे, जैसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आती है ना चीजें, उसी तरह एड्सॉर्बेंट में चीजें आती हैं, और ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आए हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखो, डेफिनेशन लिखो, the phenomena of attracting and retaining the molecules, the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a substance on the surface rather than in the bulk of a solid or liquid, rather than in the bulk of solid or liquid, resulting into higher concentration of molecules, on the surface of solid or liquid phase is termed as adsorption. is termed as adsorption। और करके लिखो, आसान शब्दों में और दिखा देता हूं। और ये बड़ी डेफिनेशन है, अगर ये याद ना हो तो आसान डेफिनेशन लिख लो। और एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट at the surface of a liquid or solid phase, at the surface of liquid or solid phase, then then is present in the bulk, then it's present in the bulk। मतलब क्या हुआ, समझो। पहली बात, एड्सॉर्बेंट क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। एड्सॉर्बेट क्या हो सकता है, एड्सॉर्बेट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एड्सॉर्बेंट क्या हो सकता है भाई, यही हो सकता है, सॉलिड या फिर लिक्विड। और एड्सॉर्बेट क्या हो सकता है, एड्सॉर्बेट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन पे फिर से आएंगे। और मतलब यह है कि सरफेस पे ज्यादा, अगर सरफेस पे, अभी आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, रुको अभी समझाता हूँ, 5 मिनट रुको। सर इसका एग्जांपल दो एडसॉर्प्शन का डेली लाइफ में। डेली लाइफ का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप ये वीडियो देखने के बाद गूगल करिएगा, फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल। फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल। अब जनरली आपने शायद टीवी में ऐड भी देखा हो, अब कई सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो बताते हैं कि अब एक्टिवेटेड चारकोल के साथ। तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जब आप चेहरे पे एक्टिवेटेड चारकोल लगाओगे, भाई मान लीजिए आपका चेहरा वो ज्यादा साफ करेगा। क्यों, वो जो भी आपके चेहरे पे जो मान लीजिए डस्ट पार्टिकल, ऑयल, कई लोगों का चेहरा क्या होता है, ऑयली होता है, तो ऑयल मतलब चेहरे पे ऑयल रहता होगा, और जो आपके चेहरे पे डस्ट वस्ट लगती है, तो उस सब को एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है,
एडजॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, ठीक है ना। अपने सरफेस पे तो आपके चेहरे से निकल जाता है, चेहरे से वो किस पे आ जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल पे। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल, पता नहीं मेरी ड्राइंग कैसी है, ये मैं भेज दूंगा आपको। इस तरह से गैस मास्क होते हैं जो आपने स्टार वॉर्स वाली सीरीज में देखे होंगे, इधर ऐसे आंखें होती हैं आदमी की। स्टार वॉर्स वाली सीरीज में इस तरीके के आपने गैस मास्क देखे होंगे, नहीं तो मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगा। अब जितने भी लोग, सपोज करिए ये देखने में से पिग जैसा लग रहा है, जितने भी लोग जैसे मान लीजिए कोल माइंस में गए आप, तो कोल माइंस में गए, किसी भी माइनिंग एरिया में गए आप, माइन के अंदर गए, तो माइन के अंदर जो आदमी पहली बार जा रहा है, माइन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें भरी होती, कुछ पता नहीं क्या होता अंदर। तो माइन के अंदर मान लीजिए कहीं से आप माइनिंग कर रहे हो, आप दीवारें ऐसे ऐसे खोद रहे हो, और यहाँ अंदर कोई जहरीली गैस भरी हुई थी, और आपने ये मारा और जहरीली गैस निकल आई बाहर। तो अब जितने लोग ऐसा मर जाएंगे, तो जनरली इस टाइप के मास्क पहनते हैं। इस मास्क में क्या होता है, यहाँ अंदर क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है और सिलिका जेल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल होता है और सिलिका जेल होता है। इससे क्या होता है कि जो वो गैस भाई आपकी नाक तक नहीं जा पाती है, उसके पहले क्या होता है, यहाँ पर वो क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दो सबसे कॉमन एग्जांपल हो गए। एक जो माइनिंग एरिया में जो माइनर्स होते हैं, आप जाके देखिएगा, या तो चंदपुर में यही बगल में है, तो आप जाके देखिएगा, आपको माइनिंग एरिया दिखेगा भी ऑब्वियसली जब लॉकडाउन ओवर होगा। और एक्टिवेटेड चारकोल तो आप गूगल करना तुरंत, फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल, ब्यूटी क्रीम विद एक्टिवेटेड चारकोल, इतने सारे आ जाएंगे, कुछ कहने को नहीं। और उसकी पैकिंग भी देखना, बिल्कुल ब्लैक कलर की होगी, ठीक है। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक आपने बचपन से पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए ये है, ये सॉलिड है, ठीक, ये सॉलिड है, ये गैस मॉलिक्यूल यहां आ गए, सपोज करिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर भाई ऑब्वियसली ये क्या है, एडजॉर्बेंट है, और ये क्या है, एडजॉर्बेट। अगर मान लीजिए सारे के सारे अंदर आ जाते हैं, ये इसको क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जैसे उस दिन भी मैं शायद आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ये देखो, ये जो स्पॉन्ज जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला जो डस्टर के ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है, स्पॉन्ज टाइप का है। तो इसमें देखो, अभी साइड से देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, सरफेस पर ही ये इंक आई है। लेकिन अगर मैं इसको पानी में भिगो दूं या बहुत सारी इंक डाल दूं, तो क्या होगा, इंक इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी, और फिर इसको दबाओगे भी तो क्या निकलेगी, इंक निकलेगी। जैसे स्पॉन्ज नहीं होते हैं, तो जैसे आपकी टॉवल है सपोज, तो जब आप नहाते हो भाई, उसके बाद टॉवल में क्या है, पानी अंदर तक भर जाता है, तो आप उसको यूं करते हो तो पानी निकलता ही जाता है, कहां से निकलता जाता है, वो अंदर तक आ जाता है उसके, ठीक है। तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस में, एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फेज में, ठीक है। और अगर जनरली ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ होते हैं, मतलब जब भी एब्जॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन तो होता ही होता है। ये अकेला हो सकता है, लेकिन जब भी ये होता है, नॉर्मली दोनों ही चीजें होती हैं। तो जब ये दोनों होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो देखो अभी डेफिनेशन क्या बताई थी कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि ये बल्क फेज है, तो बल्क फेज से ज्यादा कंसंट्रेशन कहां होनी चाहिए, बाहर। अगर बल्क फेज से ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर है तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये 3 फोटो बनाओ, या लिख लो भाई, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू
एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो यही अगर मेटल सरफेस पे अगर एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? अकल्सन। लिख लो, एडजॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड एक्वल्शन, अकल्शन। ठीक, अब भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन देखो। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है कि भाई जनरली जब भी ये होगा एब्जॉर्प्शन तो ये तो होगा ही। ये देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप खुद बताना। और देखो नेगेटिव एडजॉर्प्शन, बताओ क्या फर्क पॉजिटिव और नेगेटिव में? देख के फिगर आप समझे, ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है, ये नेगेटिव एडजॉर्प्शन है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में हम डील क्या कर रहे हैं? एडजॉर्प्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि जब सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क, जब सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन किसको बोलेंगे? कि जब सरफेस पे कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो बनाओ, जो डेफिनेशन बोल रहा हूं ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखो। लिखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में लिखो, when the concentration of adsorbate, when the concentration of adsorbate is more, when the concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent, is more on the surface of adsorbent as compared to its concentration in the bulk, as compared to its concentration in the bulk, it is called as positive adsorption. It is called as positive adsorption. Negative adsorption लिख लो, when the concentration of adsorbate is less on the surface, when the concentration of adsorbate is less on the surface relative to its concentration, relative to its concentration in the bulk, it is known as negative adsorption. ठीक है, अब हेडिंग देखो, डिफरेंस बिटवीन adsorption and absorption. Difference between adsorption and absorption. लिखो, पहला ये adsorption क्या है? लिखो, it is a surface phenomena. It is a surface phenomena. It occurs. It is a surface phenomena. It occurs only at the surface of adsorbent. It occurs only at the surface of adsorbent.
एब्जॉर्प्शन में लिखो इट इज अ बल्क फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन में लिखो इट इज अ बल्क फिनोमेना, i.e. it occurs, i.e. it occurs throughout the body of the material, it occurs throughout the body of the material, ठीक है। एडजॉर्प्शन में क्या है भाई, कंसंट्रेशन जो सरफेस पे होगी वो डिफरेंट होगी बल्क से, तो लिखो इन दिस फिनोमेना द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, in this phenomena concentration on the surface of adsorbent is different from that in the bulk, is different from that in the bulk। absorption में लिखो कि in this phenomena the concentration is same throughout the material, absorption लिखो in this phenomena concentration is same throughout the material। adsorption में लिखो its rate is high in the beginning, शुरू में इसका रेट फास्ट होता है एडजॉर्प्शन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे स्टार बनाओ। इट्स रेट इज जनरली हाई इन द बिगनिंग, generally high in the beginning and then it decreases till equilibrium is reached, and then it decreases till equilibrium is reached। absorption में लिखो its rate remains almost same throughout the process, its rate almost remains same throughout the process। अब बढ़ेंगे लोग मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये आपको बताया था मैंने कि भाई ये बल्क फेज है और ये क्या है, सरफेस या फिर इंटरफेस, या फिर इसको क्या बोल दो सरफेस। यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, इसका क्या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 0। इसका क्या है, नेट इनवर्ड फोर्स क्या है, नेट इनवर्ड फोर्स इज मोर, नेट इनवर्ड फोर्स इज मोर, ठीक है। लिखो एडजॉर्प्शन arises because of unbalanced, adsorption arises because of unbalanced forces on the surface of adsorbent, याद रखना solvent जैसा, on the surface of adsorbent, ठीक। आगे लिखो surface molecule experience a net inward, surface molecules experience a net inward, surface molecule experience a net inward, inward या फिर downward लिख लो, downward attractive forces within the solid, in other words surface is in a kind of tension, surface is under a kind of tension, ब्रैकेट में लिखो सरफेस टेंशन, पता नहीं फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि नहीं, ब्रैकेट क्लोज।
ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ सॉलिड, एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ सॉलिड tends to satisfy, as a result the surface of solid tends to satisfy its residual forces by attracting and retaining the molecules, by attracting and retaining the molecules of the adsorbate when brought in contact with them. फोटो बना लो। उसके बाद देखो ये स्टार बना के पॉइंट लिखना कि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज release of heat, i.e. adsorption is always, कितनी बड़ी बात है केमिस्ट्री में, मुझे always कहने का मौका मिल रहा है, i.e. adsorption is always exothermic, always exothermic, i.e. delta H क्या है, नेगेटिव। Adsorption is always exothermic, ठीक है। देखो hence there is, अब हीट निकल जाती है, हीट निकल जाती है तो क्या होगा, एनर्जी कम होगी। भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है, तो लिखो hence एनर्जी ऑफ सरफेस डिक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सरफेस डिक्रीजेस। इससे क्या होता है, सरफेस रिलैक्स हो जाता है। भाई एनर्जी कम हो गई, वो परेशान क्यों था, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब क्या हुआ, उसकी एनर्जी कम हो गई, हेंस देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। दिस सरफेस एनर्जी appears as heat, this surface energy appears as heat। लाइन चेंज करके लिखो। देखो अब देखो, जब गैस यहां पर थी तो गैस कितनी फ्री थी, गैस फ्री थी, इधर भी आ सकती थी, इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। गैस क्या कर सकती थी, रैंडम मोशन। लेकिन जब गैस यहां पर आ गई, सरफेस पे आ गई, तो बताओ ये यहां पर क्या हुई, चिपक गई, चिपक गई कि नहीं चिपक गई, चिपक गई, इसका मतलब नो रैंडम मोशन है कि नहीं। अब यहां पर ये क्या हुआ, चिपक गई, चिपक गई का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर रैंडम मोशन नहीं हो सकता। तो अब यहां पर रैंडम मोशन नहीं हो सकता, तो फिर अब क्या होगा भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां रैंडमनेस ज्यादा थी और आफ्टर एड्सॉर्प्शन रैंडमनेस डिक्रीजेस। तो लिखो लाइन चेंज करके कि व्हेन गैस एड्सॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, व्हेन गैस एड्सॉर्ब्स on the surface of adsorbent, its disorder, its motion, its ability to undergo motion decreases, its ability to undergo motion decreases, hence disorderness, hence disorderness also decreases। डिसऑर्डरनेट इंक्रीजेस मतलब डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव। सर डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी क्या होता है बेटा, मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है।
डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव। ये क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक, तो अब देखो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जो तुरंत हो जाए, ऐसे यूं। ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस। लेकिन स्पॉन्टेनियस क्या हुआ? जैसे कि ये डस्टर ऊपर से छोड़ दो नीचे गिरेगा, तो ऊपर से नीचे डस्टर का जाना कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन क्या नीचे से ऊपर आना? अरे यार, क्या नीचे से ऊपर आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? भाई नीचे से ऊपर आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। इसके लिए यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंट। ये देखो, ये गिरेगा तो स्पॉन्टेनियस, और ऊपर ना लाना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेफिनेशन क्या है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब खुद सोच के देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होता है। इसको ये लिख सकते हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अरे प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। अब सोचो डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो खुद सोचो, ये नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़ रहे हो, और हमें ये चाहिए क्या? नेगेटिव। फिर से देखो भाई, डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। तो माइनस डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। मान लीजिए माइनस 30 में हम कितना जोड़ रहे हैं? प्लस माइनस ऑफ टी इंटू माइनस 20। अब बताओ, तो ये 20 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बेटा। तो हमें ये क्या चाहिए? नेगेटिव। इसके लिए जरूरी क्या है कि अगर एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लार्ज। लिखो देखो, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, or any process to be spontaneous, delta G should be negative. For any process to be spontaneous, delta G should be negative. ठीक है, देखो here minus T delta S is positive. Here minus T delta S is positive. Hence delta H should be sufficiently large. Hence delta H should be sufficiently large so as to make delta G negative. Hence delta H should be sufficiently large so as to make delta G negative. Delta G negative ब्रैकेट में लिखो IE spontaneous. IE spontaneous. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना। With the passage of time, delta H becomes less and less negative. With the passage of time, delta H becomes less and less negative. ब्रैकेट में लिखो IE, process becomes less and less exothermic. Bracket close. Ultimately, delta H becomes equal to T delta S. Ultimately, delta H becomes equal to T delta S. Hence, at that point of time, adsorption stops. यार ये समझ में नहीं आया। देखो भाई, है क्या खेल कि ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये पहले से नेगेटिव है, ये डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी होता क्या? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव।
तो ये माइनस में प्लस ऐड कर रहा हूँ, तो शुरू में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। सपोज ये 20 है, ठीक है, ये ऐसे लिखोगे माइनस माइनस 20, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 80 प्लस 20, तो ये कितना हुआ, माइनस 60। तो मैं क्या कह रहा था कि शुरू में क्या होता है, एट द स्टार्ट क्या होता है कि डेल्टा जी क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। एट द स्टार्ट डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, वक्त के साथ ये कम होता ज्यादा जाता है। ये देखो वक्त के साथ ये कम होता चला गया। फिर क्यों कम होता चला गया, अरे आ रहे उस पे भाई, पहले ये तो देखो, ये कम होता चला गया, ये देखो। तो ये प्रोसेस ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, और ये वाला प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कम स्पॉन्टेनियस है। वक्त के साथ देखो डेल्टा एच क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आया जब ये टी जीरो हो गया, तो याद करो जब डेल्टा जी जीरो होता था तब क्या आ जाता था, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैंने लिखाया क्या कि एड्सॉर्प्शन स्टॉप्स, वो मत एड्सॉर्प्शन स्टॉप्स, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, मैं बताऊं कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, equilibrium is established and rate of adsorption becomes equal to rate of desorption। desorption क्या भी आते हैं सबके। तो अभी देखो हमने क्या सीखा कि शुरुआत में क्या होता है, डेल्टा एच बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये भी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये डेल्टा एच कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो सर क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों वक्त के साथ डेल्टा एच कम होता चला जाता है। तो लिखो क्वेश्चन, व्हाई डेल्टा एच बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक विद द पैसेज ऑफ टाइम। Why delta H becomes less exothermic as the passage of time। देखो क्यों होता है, सपोज ये सरफेस है, इनिशियली सोचो ये सरफेस है, ठीक। अब एड्सॉर्प्शन होना है किस पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे देखो जो राउंड बना रहा हूं, ये क्या है, वैकेंट स्पेस। देखो पहले कितनी वैकेंट स्पेस थी, देखो पहले इतनी ज्यादा वैकेंट स्पेस थी, या वैकेंट साइट्स मान लो, और जो ब्लू हो गई वहां पे क्या हो गई, गैस एडसॉर्ब हो गई। तो ये देखो ये वैकेंट कुर्सियां हैं, इधर से गैस मॉलिक्यूल आई तो सारे ही वैकेंट है, तो जो इधर आया गैस मॉलिक्यूल ये ऑक्युपाई करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। तो स्टार्टिंग में देखो 100% क्या थी, 100% क्या थी, जो साइट्स हैं 100% साइट्स क्या थी, वैकेंट थी। तो जब 100% साइट्स वैकेंट थी तो एड्सॉर्प्शन कितना हो गया भाई, 100%, भाई बहुत ज्यादा हुआ, 50% हो गया। तो एक एक मॉलिक्यूल आएगा तो इसकी और इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हीट निकलेगी भाई। इसके और गैस मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो यहाँ पर जुड़ी हुई है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भाई। ये देखो ना, ये सरफेस है, ये गैस मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा एनर्जी निकलेगी। तो शुरू में क्या है, वैकेंट साइट्स क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो वैकेंट साइट कितनी कम बची। देखो बस थोड़ी देर बाद ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अभी देखो कितनी वैकेंट साइट बची, थोड़ी देर बाद, थोड़ा और टाइम बीता, अब ये भी ऑक्युपाई हो गई, 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 ये भी ऑक्युपाई हो गई। तो अब सोचो, अब जब आएंगे मॉलिक्यूल तो हीट क्या होगी, और कम निकलेगी, क्योंकि अब कम साइट्स बची हैं। तो शुरू में डेल्टा एच ज्यादा क्यों होता है,
क्योंकि ज़्यादा साइट्स होती हैं, ज़्यादा वैकेंट होती हैं, तो उसमें से क्या होता है, ज़्यादा हीट निकलती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वैकेंट साइट्स क्या होती हैं, कम होती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे वैकेंट साइट्स कम होती चली जाती हैं वैसे वैसे क्या होता है, क्या बोलते हैं, हीट कम होती चली जाती है। तो लिखो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, लिखो एट द स्टार्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन, at the start of adsorption vacant sites are more. At the start of adsorption vacant sites are more, hence more gas molecules are adsorbed, so more release of energy. So more release of energy. As the time progresses, number of vacant sites decreases. As the time progresses, number of vacant sites decreases. Hence, number of gas molecules which can be adsorbed. Hence, number of gas molecules which can be adsorbed on its surface also decreases. So release of heat becomes less and less. Release of heat becomes less and less with the passage of time. ठीक है। अब अटेंड करो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसको फिजियो अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजियो सॉर्प्शन, इसको केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजियो सॉर्प्शन, फिजियो सॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें क्या खास बात होगी कि जो सरफेस है वो गैस मॉलिक्यूल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ये कैसे फिजिकल फोर्सेज होंगे। फिजिकल फोर्सेज यानी कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, नो केमिकल बॉन्ड। तो ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या है, एडसॉर्बेंट। और इसमें क्या है कि गैस मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये क्या होगा, केमिकल यानी आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे बकायदा बॉन्डिंग हो जाएगी किसके साथ, एडसॉर्बेंट के साथ। ठीक है, तो में ये फर्क होता है फिजिकल ऑप्शन और उसमें। लिखो कि एडसॉर्बेट is held to adsorbent. Adsorbate is held to adsorbent by van der Waal forces. Van der Waal forces. ब्रैकेट में लिख लेना फिजिकल फोर्सेस। ठीक है, और केमिस ऑप्शन में लिख लो कि वही बात की adsorbate is held to adsorbent by chemical bonds. ठीक है,
हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी केमियोजॉर्प्शन। ये ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पहले पॉइंट में तो डेफिनेशन ही लिख देते हैं, अभी जो डेफिनेशन लिखा है वो। ठीक भाई, इसमें क्या होता है आप इंग्लिश में लिख लेना। ये कौन से फोर्सेस हैं? वंडर वॉल फोर्सेस। और इसमें ये क्या है? आयनिक, ये गैस मॉलिक्यूल, ये भी गैस मॉलिक्यूल, या फिर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश लिख लेना क्योंकि बोर्ड में आएगा। दूसरा पॉइंट, अब सिंपल सी बात है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं? वीक। तो इसमें लिखो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये तो क्या कोवलेंट बॉन्ड है। यहां लिखो क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा, अगर ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो खुद सोचो यहां पर क्या होगा? लेस हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। भाई कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कम हीट निकलेगी, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ज्यादा हीट निकलेगी। तो लेस हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखते चलो, अप्रॉक्स 20 से 40 किलोजूल पर मोल। और इसमें क्या है? मोर हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें लगभग 80 के आसपास हो जाएगी। 80 से मान लीजिए 200-250। अब कुछ सोचो, इतनी कम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है तो अब होता क्या है? एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, जैसे ये है तो कई मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ये देखो, कई मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, एट द सेम टाइम कई मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि देखो हर मॉलिक्यूल के पास क्या है? ये देखो, सपोज ये मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड है, इसका क्या होगा? डीजॉर्प्शन। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से छोड़कर इसको जा रहा है। डीजॉर्प्शन क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, हर मॉलिक्यूल क्या होगा? ऐसे ऐसे हिलता रहता है, हिलता रहता। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास क्या होगी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तुमने इसको पकड़ रखा है। सोचो ये मेरा जो दूसरा हाथ है, ये क्या है? वंडर वॉल फोर्सेस। तो ऐसे ऐसे हिल रहा है तो ये छूट भी सकता है यहाँ से, है कि नहीं? अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो जल्दी छूट जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है? एड्सॉर्प्शन एक क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, जहां पर एड्सॉर्प्शन भी होता रहता है, एड्सॉर्प्शन होता है और डीसॉर्प्शन होता है। शुरुआत में क्या होता है? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है किससे? रेट ऑफ डीसॉर्प्शन से। और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0। तब दोनों के रेट क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो इसीलिए ये वीक फोर्सेस हैं। तो लिखो सिंस इट इज हेल्ड, इसीलिए ये क्या होता है? रिवर्सिबल। लिखो सिंस इट इज हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, since it is held by weak van der Waals forces, so the process can be made, so the process is reversible, so the process is reversible।
इसमें लिख लो प्रोसेस क्या है, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। इसमें लिख लो प्रोसेस क्या है, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। ठीक, अब फिर देखो इसी बात पे हम सारी बातें निकाल रहे हैं, ये रटने नहीं है पॉइंट, इसी से सोचते चलो कि भाई वो वीक है। अब जब ये वीक है तो खुद सोचो यहां पर क्या होगा, नो न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, है कि नहीं? कोई भी नया केमिकल कंपाउंड तो बनेगा नहीं, नो न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। पार्टिकल्स आर हेल्ड ओनली बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस, लिखते चलो, पार्टिकल्स आर हेल्ड ओनली बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस। और इसमें लिख लो कि न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक, अब ये देखो, तो वंडरवॉल फोर्सेस किसके बीच में होते थे, याद करो, किसी भी दो सब्सटेंसेस के बीच में हमेशा क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको बताया था कि वो दोनों अगर मान लो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच, कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है हमेशा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहे वो सॉलिड सॉलिड हो, चाहे वो सॉलिड लिक्विड हो, लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड गैस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इसमें देखो, अब आपको बताया था एड्सॉर्बेंट, ये तो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी। तो ये और ये जो एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट और ये एड्सॉर्बेंट, आपको बताया कैसे याद रखो, बेंट सॉल्वेंट, और ये क्या है, एड्सॉर्बेट। इनके बीच में कैसे फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस किसके बीच में होते हैं, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। तो किसी भी दो के बीच में होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सपोज तुम कंपाउंड ए लाओ आयरन पर, तो ए करेगा और बी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ए भी करेगा और बी भी करेगा, सारे के सारे करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल क्या आना है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ए भी होगा आयरन से और बी का भी होगा आयरन से। किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा क्या होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कुछ भी ले आओ, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन तो हो ही जाएगा। देखो, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, लिख लो, i.e. all gases are adsorbed on liquid or solid, all gases are adsorbed on liquid or solid to some extent, कुछ ना कुछ हद तक हर गैस का हर सॉलिड पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब तो इसमें तो क्या हो रहा है, लेकिन केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसमें क्या है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा भाई, जब केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दो ले आओ तो हमेशा ही केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हो। तो लिख लो छठा पॉइंट, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। लिखो छठा पॉइंट कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर and occurs only when there is some possibility of compound formation, and occurs only when there is some possibility of compound formation between adsorbent and adsorbate, between adsorbent and adsorbate. अब ये क्या होता है, it can be मल्टी लेयर। अब जब बोर्ड में लिखना है तो फोटो बनाना होता, मल्टी लेयर मतलब ये देखो, ये बनी एक लेयर, ये बनी दूसरी लेयर, तीन लेयर बना दो।
इट कैन बी, ये क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। क्यों मल्टी लेयर, क्यों भाई, जब एक लेयर बन गई सपोज, इसका इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका इससे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस तरह से इस पे क्या बन सकती है, एक से ज्यादा लेयर। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो केमिकल कंपाउंड ही बनेगा, तो इसका इसके साथ केमिकल कंपाउंड बन गया, अब इसका इसके साथ तो केमिकल कंपाउंड बनेगा नहीं, दोनों तो एक ही हैं, तो ये लिख लो कि ये क्या होगा, इट विल बी यूनिलेयर या मोनोलेयर। ये क्या होगा भाई, मोनोलेयर। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब क्या होगा, 7 पॉइंट हो गए, देखो 8वां, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये देखो सर, एक्स बाई एम क्या चीज है, ये तो आपने बताई नहीं। एक्स बाई एम ये चीज है, मान लो जिससे हम अभी बताता हूँ एक्स बाई एम क्या, ये मान लो ये एड्सॉर्प्शन डिनोट करता है, ठीक है, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, अभी आपको बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वाइब्रेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। भाई पहले इतनी इतनी थी तो ये पकड़े हुए था, ये क्या है, वंडरवॉल फोर्स पकड़े हुए था, लेकिन अब इतनी हो गई तो ये छूट जाएगा फटाक से। तो इसीलिए देखो ये क्या है, इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, केमिकल ऑप्शन में क्या होता है, केमिकल ऑप्शन में क्या होता है, एक्स वाई एम को आप क्या मान के चलो अभी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहले तो ये बढ़ता है फिर ये गिरता है। ध्यान रखना यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इनको क्या बोलते हैं, आइसो बार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। यहाँ भी क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें लिखो भाई, इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा इसलिए होता है, क्या बोलते हैं कि शुरुआत में देखो क्या होता है, शुरुआत में प्रोसेस स्लो होता है एड्सॉर्प्शन का, कम टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि भाई आप याद करिए ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन वाला। केमिकल रिएक्शन, अभी अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हमने, कुछ ना कुछ क्या चाहिए होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। बोलो भाई, कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसमें क्या, शुरू में साइट्स खाली तो हैं, समझिए शुरू में साइट्स सारी खाली हैं, ये सारी साइट्स हैं जो कि खाली हैं, दीज आर वैकेंट साइट्स। या इसको ऐसे देखो, देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सारी वैकेंट साइट्स हैं जहां पर क्या हो सकता है, एड्सॉर्प्शन। ये सारी की सारी वैकेंट साइट्स हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है। अब गैस मॉलिक्यूल आया, यहां पर एड्सॉर्ब होना चाह रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई रिएक्शन के होने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो अब जब टेम्परेचर कम है तो इसीलिए देख लो एड्सॉर्प्शन कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता था, याद करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते थे, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, याद करो, बढ़ जाएगी। याद करो KT + 10 टेम्परेचर कोएफिशिएंट अपॉन KT कितना होता था, 2 होता था। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे डबल हो जाता था। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी, तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सर तो फिर बढ़ते ही चला जाना चाहिए, ये गिर क्यों रहा है, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, अब इतना टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया,
तो बढ़ता गया, शुरू में क्या हुआ भाई, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाया तुमने, बढ़ता गया, उसके बाद गिरने लगा। गिरने क्यों लगा, क्योंकि फिर से वही बात भाई, एनर्जी तो इसमें भी होगी। अब जो ये कंपाउंड बना है उसको रिएक्ट होने में कुछ तो टाइम लगेगा भाई। ये वैकेंट साइट है, इसमें मॉलिक्यूल आया कंपाउंड बनाने, तो पहले तो यहाँ पर आएगा, रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को होने में कुछ टाइम लगेगा भाई, उस रिएक्शन को होने में टाइम लगेगा। हमने पढ़ाई है कि रिएक्शन जो हम पढ़ते गए, मॉडरेट रिएक्शन जो कि या तो सेकंड में होती हैं, आवर्स में, मिनट में, डेज में। मान लो 1 मिनट लगता है रिएक्शन होने में, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो ये देखो इतनी तेज वाइब्रेट कर रहा है, तो वो फिर से क्या होगा, रिएक्शन हो ही नहीं पा रही, हो ही नहीं पा रही, हो ही नहीं पा रही। रिएक्शन कब होगी, जब इतनी देर पकड़े रहो, सपोज 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अब जैसे ये आया, ऐसे ऐसे आया, अब होने चाहती रिएक्शन, लो पहले ही चला गया। तो अब शुरू में क्या था, टेम्परेचर कम थी तो काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो इसको 10 सेकंड तक पकड़े था। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, इतनी ज्यादा हो गई वाइब्रेशन कि वो 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, कम हो जाता है। समझे, कौन सा एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। लिखो, this type of adsorption first increases with increase of temperature and then decreases. Initially the process is, इसको लिख लो आगे, एक लाइन और लिख लो कि this effect is called activated adsorption. This effect is called activated adsorption. This effect is called activated adsorption. देखो कि in the beginning process is very slow because very less number of molecules have required activation energy. In the beginning process is very slow because a very less number of molecules have activation energy. ठीक है, तो बस आगे तो आपको पता ही, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हिलने लगता है, तो वो चला जाता है। ठीक, इसमें लिख लो नेक्स्ट पॉइंट 9th कि जनरली क्या होता है, जनरली रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर up to some extent. Generally adsorption increases with increase in pressure up to some extent, till saturation pressure is reached. सर ये क्या होता है saturation pressure, अभी आऊंगा उस पे। till saturation pressure is reached, इसमें लिखो the rate of adsorption usually decreases. The rate of adsorption usually decreases with the increase in pressure. Usually decreases with the increase in pressure. ठीक, अब एक बात और, अब इसमें क्या है, जैसे ये है सपोज, तो अब जिस गैस में आपको ये बताया था हर गैस के वंडर वाल फोर्सेस तो बराबर होते नहीं है। मान लो ये गैस F2 और ये हो गया I, मान लो Cl2, इसके वंडर वाल फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। F2 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे।
तो जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, याद करो उसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ज्यादा होता था। ईज ऑफ लिक्विफेक्शन को हम किससे नापते थे? क्रिटिकल टेम्परेचर से। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में सब पढ़ा था। तो लिखो कि the amount of gas greater the ease of liquefaction of gas, greater the ease of liquefaction of gas, greater the ease of liquefaction of gas, more is the intermolecular force of attraction, more is the intermolecular force of attraction, more is the intermolecular force of attraction, and hence more gas will be adsorbed, and hence more gas will be adsorbed. इसमें लिख लो, there is no such correlation, there is no such correlation. ठीक है भाई। क्वेश्चन लिखो, 1 gram of charcoal adsorbs 1 gram of charcoal adsorbs 1 gram of charcoal adsorbs 100 ml of 0.5 m acetic acid, 100 ml of 0.5 m acetic acid to form a monolayer, and thereby the molarity of CH3COH reduces to 0.49 m. Thereby the molarity of CH3COH reduces to 0.49 m. Calculate the surface area of charcoal. Calculate the surface area of charcoal adsorbed by. Calculate the surface area of charcoal adsorbed by each molecule of acetic acid given surface area of charcoal is 3 into 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। करिए करो। देखो ऐसे किसको करते कैसे, ये दिया चारकोल का सरफेस एरिया इतने पर ग्राम में, यानी 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया
कितना है भाई, कितने मीटर स्क्वायर पर ग्राम है, यानी ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। पूछा क्या है कि सरफेस एरिया चारकोल एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ चारकोल, इसको बल्कि 2 ग्राम कर लो, जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में 2 ग्राम कर लो तो सवाल ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन में 2 ग्राम कर लो, ठीक, कि 2 ग्राम चारकोल में इसको डाला गया तो इसका ये हुआ। 2 ग्राम कर लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब बताओ, एक 2 ग्राम कर लो क्वेश्चन में, ठीक है, 2 ग्राम चारकोल। अब सरफेस एरिया ऑफ चारकोल ये दिया है, यानी 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया ये होगा, तो कितने मीटर स्क्वायर पर ग्राम है। क्वेश्चन में हमने कितने ग्राम चारकोल लिया है, 2 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर, यानी 2 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल। तो भाई टोटल एरिया इतना है, अगर 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 100 मॉलिक्यूल होते तो अपॉन क्या लिख देते, 100। भाई जैसे 600 रुपए है, 600 रुपए बांटने 100 लोगों में, तो एक के हिस्से कितना आएगा, अपॉन 100। 6000 रुपए बांटने 50 लोगों में, तो एक का हिस्से कितना आएगा, अपॉन नंबर ऑफ पीपुल। तो सरफेस एरिया, तो अगर मान लो 6000 रुपए 50% में बांटे तो क्या बोलोगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन इज टोटल रुपीज अपॉन टोटल पर्सन, है कि नहीं भाई। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल क्या होगा, 6 इंटू 10 बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ चारकोल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ चारकोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एडसॉर्ब्ड बाई चारकोल। यानी हमें टोटल सरफेस एरिया पता है, हमें निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल। तो अब देखो दिया क्या है, एसिटिक एसिड, भाई मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बताओ मोल्स कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी देखो चेंज हो गई, मोलैरिटी 0.5 थी शुरू में, अब कितनी हो गई 0.49। पहले कितनी थी मोलैरिटी 0.5, अब कितनी है 0.49। तो 0.5 मतलब क्या, 0.50 से 0.49 हो गई, यानी मोलैरिटी कम हो गई। मोलैरिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब्ड बाय 2 ग्राम चारकोल। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे भाई, इनिशियल मोल्स इनटू फाइनल मोल्स। इनिशियल मोल्स क्या थे भाई, मोलैरिटी कितनी थी 0, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर 0.1 था, माइनस 0.49 इनटू 0.1, 0.1 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 0.50 माइनस 0.49, ये आ गया 0.001, यानी 10 की पावर -3 मोल्स। तो 2 ग्राम चारकोल ने कितने मोल्स एब्जॉर्ब किए, इतने। ठीक है भाई, अब देखो 2 ग्राम चारकोल ने इतने एब्जॉर्ब किए, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na।
तो क्या बोलोगे 10 की पावर -3 इंटू Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बस इसको उठा के इसमें रख दो, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है ना, इसको यहां से निकालो, यहाँ रख दो, फिर से देखो, फिर से समझो। इस टाइप के सवाल बिल्कुल यूनिक होते हैं, तो ये सब करने में दिक्कत होती है। चारकोल को था भाई एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, जैसे ये एसिटिक एसिड है, ठीक, समझो फिर से। इसमें तुमने क्या डाल दिया, 2 ग्राम चारकोल डाल दिया। ये कितना था भाई, आधा लीटर था, आधा नहीं 0.1 लीटर था, 100 ml था। 2 ग्राम चारकोल है, तो चारकोल क्या करेगा, कुछ ना कुछ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो बताओ यहाँ सॉल्यूशन से निकलकर चारकोल में आ जाएगा। अब चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया तो सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड क्या होगा, सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कम हो जाएगा। अगर चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा तो सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कम हो जाएगा। कम हो गया, ये कैसे पता चला भाई, पहले मोलारिटी कितनी थी 0.50, अब कितनी हो गई 0.4049, तो कम हुई। तो कम क्यों हुई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के किसने एब्जॉर्ब कर लिए, इसने। अब कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स एब्जॉर्ब्ड बाय 2 ग्राम चारकोल, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना है, इनिशियल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, इनटू फाइनल। ये मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स पे क्या, मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, इनटू क्या कर दोगे, Na कर दोगे। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ चारकोल क्या दिया था, 3 × 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो मीटर स्क्वायर पर ग्राम का मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना होगा, इतना। तो 2 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना होगा, इतना। अब हमें निकालना सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ चारकोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल। तो बस ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, आंसर आपका आ जाता है लगभग 10 की पावर -18 पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक 10 की पावर -18 मीटर स्क्वायर, यानी एक मॉलिक्यूल कितना सरफेस एरिया ले रहा है, 10 की पावर -18 मीटर स्क्वायर। और ठीक भी है क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत छोटा, एंगस्ट्रॉम लेवल पे होता है। तो कितना ले रहा है, 10 की पावर -18 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला सवाल लिखो। The volume of nitrogen gas, the volume of nitrogen gas measured at STP, ब्रैकेट में लिखना measured at STP, to cover a sample of silica gel, to cover a sample of silica gel with a monomolecular layer, with a monomolecular layer is 129 centimeter cube per gram of gel. Calculate the surface area per gram of gel. Calculate the surface area per gram of gel if each nitrogen molecules occupy, if each nitrogen molecule occupies 16.2 into 10 की पावर -20 मीटर स्क्वायर। करिए,
समझो। पहले सवाल समझो, कह रहा है कि जैसे ये क्या है, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या है? एडसॉर्बेंट। इसके ऊपर क्या क्या एडसॉर्ब हो रहा है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। और क्या बना रहे हैं? मोनोलेयर बना रहे हैं, यानी सारे के सारे जितने भी एडसॉर्ब होंगे वो किस पर एडसॉर्ब होंगे? बताओ बेटा। जो भी अगर इसके ऊपर आता तो ये एरिया इसका नहीं लेता, सारे के सारे जो भी एडसॉर्ब होगा किस पे एडसॉर्ब होगा? सिलिका जेल पे। अगर मान लो बाई लेयर बनाता तो इसके ऊपर तो एक ही लेयर आ सकती है ना, तो इतना सरफेस एरिया ले लिया। अब इसने क्या बोला कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होता है? 129 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ऑफ सिलिका जेल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? पर ग्राम का मतलब कि 1 ग्राम सिलिका जेल एब्जॉर्ब्स कितना? 129 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। यानी 1 ग्राम सिलिका जेल एब्जॉर्ब, नहीं सॉरी गलत लिख रहा हूं, एडसॉर्ब। कितना एडसॉर्ब कर लेती है? 129 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस का। ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है टोटल इसका, 1 ग्राम में कितना सरफेस एरिया है। ठीक, तो देखो क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिका जेल क्या होगा भाई? बताओ। एरिया ऑक्युपाइड बाय 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है कि नहीं? ये क्या होगा बेटा? एरिया ऑक्युपाइड बाय 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है कि नहीं? सपोज एक ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक, इस पे तुम इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर रख रहे हो। ये छोटे स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये छोटा स्क्वायर है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बड़े स्क्वायर में छोटे वाले 100 स्क्वायर आ जाते हैं, तो बताओ इसका पूरे का सरफेस एरिया कितना होगा? बताओ। ये बड़े वाले में ये ऐसे रखते 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 छोटे छोटे रखते रखते ये छोटे वाले 100 आ जाते हैं, और एक का कितना है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस बड़े स्क्वायर में ऐसे तुम 100 रख सकते हो, तो बताओ, बता सकते हो कि बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 100 आ रहे हैं इसमें, ऐसे करके कितने आ जा रहे हैं? 100 आ जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा? ऐसे करके 100 आ जा रहे हैं, और एक का एरिया 1.5, तो टोटल एरिया कितना होगा? एक का एरिया इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वही लिखा है कि एरिया ऑक्युपाइड बाय 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया है 16.2 इंटू 10 की पावर -20 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बताओ बताओ, नंबर क्या होते हैं? मोल्स इंटू Na। तो हमें बेसिकली मोल्स चाहिए, कि यानी एसटीपी पर, और कंडीशन दी है एसटीपी, तो 129 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स कितने हैं? तो याद करो क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, और अगर एमएल में है तो क्या लिखोगे? 22,400 ml। तो ये हो गया 129 अपॉन 22,400, तो ये होगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो बस इसमें रख दो। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 16.2 इंटू 10 की पावर -20 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 129 अपॉन 22,400 इंटू Na। Na कितना होता? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये सारा कुछ कैलकुलेट करके आंसर आएगा आपका
561.8 मीटर स्क्वायर, 561.8 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, या मुझे क्या लिखना चाहिए था, 1 ग्राम से निकाल देना। देखिए ये न्यूमेरिकल थोड़े टफ लगते हैं क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, तो डरिए मत इससे, ये आप करेंगे 3-4 तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन, a 1 liter vessel contains a gas at 27 degrees Celsius. A 1 liter vessel contains a gas at 27 degrees Celsius. 6 gram of charcoal, 6 gram of charcoal was introduced into it. 6 gram of charcoal was introduced into it. The pressure of the gas falls from, the pressure of the gas falls from 700 mm to 400 mm. The pressure of the gas falls from 700 mm to 400 mm. Calculate the volume of the gas. Calculate the volume of the gas. Bracket में लिखो at STP, bracket close. Adsorbed per gram of charcoal. Adsorbed per gram of charcoal. Given density of charcoal sample used was 1.5 gram per ml. Given density of charcoal sample used was 1.5 gram per ml. देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको 3-4 बार करिए तब जाके होंगे, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, ये थोड़े से अलग हैं। और इस पूरे चैप्टर में हार्डली 10 प्रॉब्लम होंगी, 10 से 12 सवाल करा पाऊंगा मैं बस, इंक्लूडिंग असाइनमेंट। 10-12 सवाल से ज्यादा है ही नहीं, तो जितने मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लो, बस आपका कल्याण ही कल्याण होगा। मैं तो सवाल करा भी रहा हूँ, लोग कराते ही नहीं। ठीक है, करिए, समझिए, सिंपल सी बात है। ये देखिए पहले क्वेश्चन जैसा है, जैसे पहले क्वेश्चन में कंसंट्रेशन देखो चारकोल डाला था तो एसिटिक एसिड की क्या चेंज हो गई थी, कंसंट्रेशन चेंज हो गई थी। इस बार क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम हो गई थी, 0.5 से कितनी हो गई थी, 0.49। इस बार देखो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, 700 से कितना हो गया, 400 mm। तो प्रेशर कम हो गया, तो क्यों प्रेशर कम हो गया, क्योंकि गैस क्या हुई होगी, एडसॉर्ब हो गई होगी। और ये देखिए कल मैं बार बार आपको बोल रहा था कि कुछ ना कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ये देखिए, ये कोई फेस मास्क है, ठीक है, जो आपका चेहरे को साफ सफाई कर देता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है विद चारकोल, चारकोल और कॉफी एंड क्ले लिखा होगा, देखिए पढ़ने में आ रहा है। ये देखिए चारकोल, चारकोल बहुत महंगा भी है, पीछे मैं MRP पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो चारकोल का काम, ये फेस मास्क है, फेस मास्क क्या है भाई, आपको पता ही है क्या यूज है। करिए, इस क्वेश्चन में बच्चा एक गलती करता है जिसका आंसर भी आएगा, देखना एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा।
करो, 1 मिनट और दे लो। इसका आंसर बता देता हूं, आता है 59.6। देखो क्या कह रहा है, 1 लीटर वेसल में गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पर। एक लीटर वेसल है, टेम्परेचर कितना भाई 300 केल्विन। यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया, 6 ग्राम चारकोल। तो जब चारकोल डालोगे तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। तो प्रेशर क्या हुआ, 700 mm से 400 mm हो गया। तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम क्यों हो गया, प्रेशर तो गैस का वही माना जाएगा भाई जो ऐसे फ्री है गैस, प्रेशर आता ही क्यों था, याद करो। ये वैसे यहाँ से गैस मॉलिक्यूल टकराता था, यूं करके टकराता था, तो यहाँ पे क्या आता था, प्रेशर आ जाता था। और क्या दिया, वॉल्यूम निकालना है 1 ग्राम चारकोल। 1 ग्राम चारकोल, ये तो 6 ग्राम चारकोल ने किया। तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्युपाइड बाई 1 ग्राम चारकोल। एक ग्राम चारकोल ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई ये तो लिख ही सकते हैं, ये कितना होगा, इज इक्वल टू 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, नहीं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन नहीं, या कोई गैस, कोई भी गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाइड बाई 6 ग्राम चारकोल, है कि नहीं। क्योंकि यहां पे लिया कितना चारकोल है, 6 ग्राम। तो 6 ग्राम चारकोल का 1/6 होगा। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाइड बाई, ठीक। लेकिन ये हमें किस पे निकालनी है, एट एसटीपी। एट एसटीपी में निकालना है ना वॉल्यूम। ये एसटीपी की कंडीशन तो है नहीं, 1 लीटर और ये प्रेशर। तो हम एसटीपी पे हम क्या बोलेंगे, 1/6 इंटू मोल्स ऑक्युपाइड बाई 6 ग्राम चारकोल इंटू 22.4 लीटर्स। क्योंकि याद करो एसटीपी पर कितना होता है भाई, हमें एसटीपी निकालनी है ना, हमें निकालना क्या, एसटीपी। तो एसटीपी पे हमें ये निकालना है कि कितने मोल्स ऑक्युपाई किए 6 ग्राम चारकोल ने इंटू 22.4 लीटर। क्यों इंटू 22, क्योंकि याद करो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, ठीक। तो हमें बेसिकली मोल्स निकालने हैं। अब एक बात बताओ, ये 1 लीटर वेसल तो था, अब इसमें कुछ एरिया कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा क्या, चारकोल। तो गैस के लिए कितना वॉल्यूम होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल कितना होगा भाई, गैस का वॉल्यूम क्या मानोगे, जो वॉल्यूम ऑफ वेसल
माइनस वॉल्यूम ऑफ चारकोल। बोलो भाई, पहले तो ये देखना, देखने में तो 1 लीटर का वेसल है, लेकिन ये मान लो थोड़ा तो कुछ होगा। तो अब बताओ 6 ग्राम चारकोल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम वेट डेंसिटी क्या होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट कितना है? 6 ग्राम। डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, यानी वॉल्यूम कितना आ गया? 4 ml। यानी 6 ग्राम चारकोल क्या कर रहा है? 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्युपाई कर रहा है। तो यानी वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी 1000 ml माइनस 4 ml। तो देखो यहाँ 1 लीटर वेसल तो था, लेकिन गैस के लिए कितना वॉल्यूम था? 996 ml ही था, क्योंकि 4 ml वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करेगा? 6 ग्राम चारकोल। तो अब समझो 1 लीटर वेसल है, उसमें 6 ग्राम चारकोल है। 6 ग्राम चारकोल का वॉल्यूम कितना? 4 ml। बची हुई जगह का वॉल्यूम कितना हुआ? 996 ml। चारकोल डाला, उसमें एब्जॉर्ब किया, तो प्रेशर जो है वो 700 से कितना हो गया? 400। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाइड। 1 ग्राम चारकोल ने कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई की? तो हम क्या लिखेंगे? 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाइड बाई 6 ग्राम चारकोल एट एसटीपी। अब एसटीपी पे निकालना है, तो एसटीपी पे सिंपल ये निकाल लो, मोल्स कितने ऑक्युपाई हुए इंटू 22.4 लीटर। तो मोल्स ऑक्युपाइड, तो बताओ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एन क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। तो बताओ मोल्स एडसॉर्ब्ड कितने हो जाएंगे भाई? इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल्स। इनिशियल मोल्स कितने होंगे? P1V अपॉन RT। फाइनल मोल्स P2V अपॉन RT, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम ऑफ वेसल भी सेम है, तो V अपॉन RT। तो अब बताओ P1 कितना है? 700 mm, तो 700 अपॉन 760 ATM में रखोगे। वॉल्यूम कितना है? लीटर में रखोगे 0.996। अरे ये रखो, अच्छा V अपॉन RT कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2। तो वॉल्यूम कितना रखोगे? 0.996 अपॉन R 0.0821। टेम्परेचर 300 केल्विन इंटू P1 इनिशियल प्रेशर कितना था? 700 अपॉन 760 माइनस P2 400 अपॉन 760। ठीक, तो ये आ गया मोल्स एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये मोल्स एब्जॉर्ब कितने भाई? 6 ग्राम चारकोल, ये आ गया। ठीक, तो बस देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू ये वैल्यू इंटू 22.4, खत्म। ठीक है भाई, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सवालों को आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, और मेडिकल वाले जो कष्ट में हैं, मेडिकल वालों को इस समय बहुत कष्ट हो रहा होगा, तो इन सवालों को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक पे लास्ट सवाल आज का, इसके बाद तो थ्योरी चलेगी। 20% ऑफ सरफेस साइट्स, अगला क्वेश्चन, 20% ऑफ सरफेस साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। 20% of surface sites are absorbed by nitrogen molecules. The density of surface sites is 6.022 into 10 to the power 14. And total surface area is 1000 centimeter cube. The total surface area is 1000 centimeter square.
The catalyst is heated to 300 Kelvin. The catalyst is heated to 300 Kelvin. When nitrogen is completely deabsorbed, when nitrogen is completely deabsorbed into a pressure of 0.001 atm, into a pressure of 0.001 atm and volume 2.46 centimeter cube. Find the active sites occupied by each nitrogen molecule. Find the active sites occupied by each nitrogen molecule. ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, इसका सॉल्यूशन मैं 2-3 दिन बाद में भेज दूंगा। आंसर है इसका 2, आंसर लिख लेना 2। ठीक, अब हेडिंग डालो।